जय हिंद साथियों, मैं पी कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस पर, जिसमें चल रहा है अध्याय 5, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। पिछली क्लास में आपने समझ लिया है कि कांग्रेस किस प्रकार से पहले 3 आम चुनावों में हावी रहती है। ऐसा नहीं है कि चौथे चुनाव में भी, चौथा जो आम चुनाव होगा उसमें भी वही केंद्र में आएगी, पर राज्य के चुनाव में परिस्थितियां बदलने लगेंगी। राज्य के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति कमजोर पड़ने लगेगी और गैर कांग्रेसवाद का नारा बुलंद होगा। आपने समझ लिया है कि 1952 से लेकर 1962 तक के चुनावों में कांग्रेस का एक छत्र दबदबा रहा है। इन चुनावों में, इन 3 आम चुनावों में कांग्रेस को कोई हरा नहीं पाया है केंद्र सरकार में, और केंद्र सरकार के मुकाबले में कोई मुकाबले में था भी नहीं। और इन तीनों आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व उस समय के सबसे दिग्गज राजनेता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उस समय के सबसे दिग्गज नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जिस कारण से कांग्रेस को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन 1967 के चुनाव में, 1967 का चौथा आम चुनाव जो होने वाला है, इस चुनाव में प्रधानमंत्री 2 बार बदले जा चुके हैं और एक नई पीढ़ी प्रधानमंत्री की छवि के रूप में जनता के सामने जा रही है, जिसने सिर्फ 1 साल अभी सत्ता को सही ढंग से संभाला है। और आपने देखा इस 1962 से लेकर 1967 के बीच में भारत ने 2 बड़े युद्ध लड़ दिए हैं, एक हारा है और एक जीता। देश खाद्य संकट से बाहर निकल रहा, मॉनसून संकट आया था, देश में बेरोजगारी बड़े स्तर पर है, औद्योगिक विकास कुछ भी नहीं है। ये सारी समस्याएं देश में विद्यमान है, देश में ये सारी की सारी समस्याएं विद्यमान है, देश इनसे जूझ रहा है। देश को इन समस्याओं का भी समाधान करना है। और इसी के साथ साथ चौथे आम चुनाव में इंदिरा गांधी को पार्टी का नेतृत्व भी करना है। और अब 15 साल पहले वाला विपक्ष नहीं रह गया है। अब विपक्ष 15 साल के बाद बहुत मजबूत हो चुका है और सरकार ये भी नहीं कह सकती कि हमें काम करने का मौका नहीं मिला। आप 15 साल काम कर चुके हैं, संवैधानिक रूप से आपको 15 साल काम करने का मौका मिल चुका है। 15 साल में बहुत कुछ बदला जा सकता है। अब ये आप नहीं कह सकते अभी तो सिर्फ हमने 5 साल शासन किया, 10 साल किया, 15 साल किया, ये अब आप ये वाली बात बोलकर आप नहीं निकल सकते हैं। अब आपके पास समय भी आपको अच्छा खासा मिल चुका है और आपका शासन सबने देख भी लिया है। 15 साल कोई कम नहीं होता। तो कांग्रेस का ये जो 15 साल का टेन्योर था, ये जनता ने बहुत अच्छे से देख लिया था, समझ लिया था। अब जनता भी समझ गई थी हाव भाव को राजनीति के। अब जनता इस हाव भाव को समझ गई थी। अब एक नया चेहरा था, पुराने चेहरे जा चुके थे। कांग्रेस का एक नया चेहरा था, एक नई पीढ़ी थी। अब देश को उसके हाथ में देना है या नहीं देना, ये जनता को तय करना था, जनता को तय करना था। तो चलिए समझते हैं चौथे आम चुनाव में क्या होता है, कांग्रेस की क्या स्थिति रहती है और विपक्षी दलों की क्या स्थिति रहती है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। दूसरे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1952 के बाद से पूरे
पूरे देश में कांग्रेस का राजनीतिक दबदबा कायम था। मैंने आपको पहले बता दिया 1952 से लेकर 62 तक के चुनाव में कांग्रेस केंद्र में भी थी और कांग्रेस राज्य सरकारों में भी थी। कांग्रेस का कोई दबदबा, कोई भी मुकाबला नहीं था कहीं भी। कांग्रेस ही चारों तरफ थी, कांग्रेस ही चारों तरफ थी। लेकिन 1962 के बाद 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस की राज्यों में स्थिति बिगड़ने लगी थी। कांग्रेस राज्यों की सत्ता से बाहर निकलने लगी थी। अब कांग्रेस का राज्यों में वो दबदबा नहीं रह गया था जो पहले था। अब राज्यों में कांग्रेस का वो दबदबा नहीं रह गया था जो पहले था। पहले था तो था, अब नहीं रह गया था। तो चल रहे हैं आज उसी को हम विस्तार पूर्वक समझने। चलिए पढ़िए। चुनाव का संदर्भ। चौथे आम चुनाव के आने तक देश में बड़े बदलाव हो चुके थे। 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी जल्दी देवासन हुआ और नए प्रधानमंत्री को पद संभाले हुए अभी पूरे 1 साल का अरसा भी नहीं गुजरा था। साथ ही इस अंडरलाइन करना इन सब बातों को, इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी माना जाता रहा था। इस अध्याय में पूर्ववर्ती हिस्से और तीसरे अध्याय की चर्चा के क्रम में आप यह बात जान चुके हैं कि इस अरसे में देश गंभीर आर्थिक संकट में था। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ साथ ही सैन्य खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई थी। ये सब आप जानते हैं। ये जो दौर था, ये बहुत ही कठिन दौर था भारत की राजनीति के लिए। आपको मैंने पहले बता दिया है 1962 से 1967 के बीच भारत ने 2 युद्ध लड़े और छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े युद्ध। और इनमें भारत को बहुत बड़े स्तर पर अपना धन खर्च करना पड़ा है। बहुत बड़े स्तर पर धन खर्च करना पड़ा है, छोटे स्तर पर नहीं, बहुत बड़े स्तर पर। तो इन सब चीजों ने भारत को अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा आर्थिक संकट में डाल रखा था। और इस समय भारत का प्रधानमंत्री बनना मतलब अंगारों पे चलने के समान था। अंगारों पे चलने के समान था इस समय भारत का प्रधानमंत्री बनना। सारी प्राकृतिक परिस्थितियां, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां आपके विपरीत चल रही थी, आपके विपरीत चल रही थी। ना आपका भगवान साथ दे रहे हैं, ना आपका भगवान साथ दे रहे। भाई भगवान साथ दे दे तो सारी समस्या ही खत्म हो जाए। आप देखिए ना, इस अरसे में आर्थिक संकट था, मानसून की असफलता। अब भाई मानसून ही नहीं आएगा तो खेती भी नहीं हो पाएगी, सूखा पड़ा है, जनता भूख से तड़प रही है। अब इसमें प्रधानमंत्री कुछ कर सकता है? प्रधानमंत्री चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन माथे तो उसी के मरा जाएगा ना ये सारी चीजें। देश में कोई भी संकट आएगा तो उसकी जिम्मेवारी लेने का काम किसका है? प्रधानमंत्री का है। कैसे भी जुगाड़ करे लेकिन करे, क्योंकि उसके पास राजनीतिक अमला है, वो राजनीतिक तौर पर ताकतवर व्यक्ति है। उसका काम है इन सब चीजों को सही कराना, इन सब चीजों को सही कराना उसका काम है। आप देखिए सूखा पड़ा हुआ है, व्यापक सूखा है, खेती की पैदावार में गिरावट है, गंभीर खाद्य संकट है। ये सारी की सारी समस्या एक ही चीज से पैदा हो रखी है। खाद्य संकट क्यों है? क्योंकि भारत में खेती नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि सूखा, मानसून नहीं है, मानसून ही नहीं है, वर्षा ही नहीं हो रही। वर्षा नहीं होगी तो पैदावार क्या होगी? कुछ नहीं होगी। ये तो हकीकत है भाई। हमारे देश की खेती आज भी किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। मानसून अच्छा आएगा तो खेती अच्छी होगी, और खेती अच्छी होगी तो सबके पेट भी भरे पड़े रहेंगे, सबके पेट भी भरे पड़े रहेंगे। और अगर खेती अच्छी नहीं होगी तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जो करना है कर लो भाई, समझ नहीं बात। आगे सुनो।
और 2 युद्धों के कारण सैन्य खर्च हद से ज्यादा हो गया है। मैंने आपको बता ही दिया है कि एक युद्ध आपके 10 साल के विकास का पैसा ले जाता है। 2 युद्ध हो चुके थे हमारे, और इन 2 युद्धों के कारण हमारे जो विकास पे पैसा लग रहा था, हमें वो पैसा पूरा का पूरा सेना पर खर्च करना पड़ा। वो पूरा का पूरा पैसा हमें सेना पर खर्च करना पड़ा, अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी पर खर्च करना पड़ा। तो आप खुद सोचो, अगर वो पैसा सेना और युद्ध पर और बॉर्डर पर ना खर्च होकर देश के विकास पर, उद्योगों पर खर्च होता तो क्या स्थिति होती? बहुत बेहतर स्थिति होती। तब इंदिरा गांधी के सामने इस प्रकार की चुनौतियां नहीं होती। इसीलिए के कामराज जी ने खुद को नहीं बिठाया, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठना मतलब अंगारों पे बैठने के समान था। परिस्थितियां बहुत ही विपरीत थी, इसीलिए उन्होंने इंदु को बिठाया, जिससे कि अगर लोग उपद्रवी होते भी हैं, लोग उनके खिलाफ बोलते भी हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, उससे ज्यादा कांग्रेस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्योंकि आप कह तो सकते हैं ना कि इंदु उतनी अनुभवी नहीं है, इंदु अभी सीख रही है, लेकिन के कामराज जी कांग्रेस अध्यक्ष अगर प्रधानमंत्री बनते तो वो ये बात भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास तो अपार क्या है? अनुभव है, अपार अनुभव है। वो एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं राज्य के, तमिलनाडु के, वो एक बार के लिए मुख्यमंत्री रह चुके हैं। समझ में आई बात? तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण थे। लेकिन फिर जब इंदिरा गांधी उस सत्ता पे बैठी, उस गद्दी पे बैठी, जब उन्होंने उस गद्दी को समझा, तो फिर वो गद्दी फिर उनसे कोई छीन नहीं पाया, वो गद्दी फिर उनसे कोई छीन नहीं पाया। समझ में आई बात? जब वो एक बार 1966 में जब वो गद्दी पे बैठती है लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु के बाद 1967 में चुनाव लड़ती है, चुनाव में जीतती है, फिर उनसे ये गद्दी 1977 तक कोई छीन नहीं पाया। 1977 तक कोई छीन नहीं पाया, कोई भी नहीं, ये बात जान लो। फिर वो 1979 में फिर आ जाती है सत्ता में, फिर वो 1984 तक रहती है, और 1984 में उनकी मृत्यु हो जाती है। सॉरी 1900, ठीक है। तो इतने लंबे समय तक वो भारत की प्रधानमंत्री रही है, इतने लंबे समय तक। समझ में आई बात? तो ऐसा तो नहीं कि उनके अंदर योग्यता नहीं थी और वो बैठ गई थी। अभी आप ये जो अभी जो मैं चल रहा हूं आपको पढ़ाने ना, ये वाले चुनाव के बाद जब इंदिरा गांधी जीतती हैं, तो वो फिर कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाना प्रारंभ करती है। पहले साल में तुम्हें समझने में ही, चीजें समझने में ही समय लग गया, इसलिए वो अपने वरिष्ठ नेताओं के हिसाब से चलती रही, जिससे कि उनके वरिष्ठ नेता उन पर क्या रख सके? विश्वास रख सके, और अगले चुनाव में उन्हें पार्टी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएंगे। अगर आज मैं घपला कर दूंगा तो अगली बार मेरे को आप सपोर्ट करोगे? कदापि नहीं। इसीलिए इंदिरा गांधी ने 1 साल चीजों को समझा, और अगला जब चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पार्टी ने उन्हें प्रेजेंट किया और जीती वो। अभी सुनोगे आप खुद। तो ये चीजें याद रखना कि ये 1967 का जो पीरियड था, वो भारत की आर्थिक दशा का सबसे खराब पीरियड था, सबसे खराब। जितना खराब हो सकता है ना, उतना खराब था। आगे सुनो। इन सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था रुपए का अवमूल्यन करना। माना गया कि रुपए का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। पहले के वक्त में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपए थी, जो अब बढ़कर 7 रुपए हो गई। भारत के पैसे की कीमत को घटाया गया, इसे कहते हैं अवमूल्यन। क्या कहा जाता है? अवमूल्यन। इसे क्या कहते हैं? अवमूल्यन। पहले भारत का 1 रुपया
और अमेरिका का अमेरिका का $1 भारत के 5 रुपए के बराबर होता था। लेकिन इंदिरा गांधी के अवमूलन के बाद अमेरिका का $1 भारत के 7 रुपए के बराबर हो गया। और ये करने के पीछे पता है क्या रीजन था? जिससे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। देखो भाई, विदेशी कंपनियां तभी आपके देश में निवेश करेंगी जब उन्हें अपने देश से ज्यादा आपके देश में लाभ मिले। जब तक उन्हें आपके देश में लाभ नहीं मिलेगा तब तक वो क्यों आएंगे आपके देश में? और ये तभी होगा जब आपके पैसे की कीमत उनके पैसे से कम हो, उनके पैसे से कम हो। जहां उन्हें वहां खर्च करने पर $1 में 1 मजदूर मिलता हो, यहां वो अगर $1 खर्च कर रहे हैं तो वहीं 2 मजदूर मिल जाए, तब वो आएंगे। तो इसीलिए इंदिरा गांधी को ये करना पड़ा, जिससे कि विदेशी निवेश बढ़ाया जा सके भारत में और चीजों को, आर्थिक समस्याओं को खत्म किया जा सके। आगे सुनो। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। ये मैं कब का बता रहा हूं आपको? 1967 के बाद की राजनीति के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। 1967 के बाद भारत में इस प्रकार की स्थितियां हो गई थी। और ये सारी स्थितियां इसलिए हुई थी क्योंकि भारत को युद्ध में अपनी सेना में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा था और मॉनसून भी आपके खिलाफ था, प्राकृतिक परिस्थितियां भी आपके खिलाफ थी। अगर एक बार के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां आपके पक्ष में होती तो चलो एक बार के लिए चीजें सही की जा सकती थी, लेकिन सब कुछ आपके खिलाफ चल रहा था, सब कुछ। अब आप बताओ, जब आपके खिलाफ भगवान ही चल रहे तो आप कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो इंदिरा गांधी के साथ वही हो रहा था। देश में चीजों की कीमतें बढ़ रही थी, जनता खूब हो हल्ला मचा रही थी। भाई जनता भी तो मजबूर थी ना, उसकी जेब में पैसा ही नहीं था, वो क्या खरीदे क्या खाए? वो भी बेरोजगारी फैली पड़ी थी। बेरोजगारी क्यों फैली पड़ी थी? क्योंकि देश ने जो पैसा उसे देश के उद्योगों पे लगाना था, जो पैसा नए विश्वविद्यालयों को खोलने पे लगाना था, वो पैसा भारत को कहां लगाना पड़ गया था? युद्ध में लगाना पड़ गया था, सेना के विकास में लगाना पड़ गया था। जिस कारण से बेरोजगारी, महंगाई बहुत बढ़ गई थी भारत में इस पीरियड में। आगे सुनो। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना ना कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। इससे लोगों की नाराजगी बढ़ी और जन विरोध ने ज्यादा उग्र रूप धारण किया। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। साथ ही इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। आजादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। ये लोग एक और चीज उत्पन्न हो गई, सामाजिक दंगे भी हो गए, सांप्रदायिक दंगे भी हो गए, हिंदू मुस्लिम भी हो गया, हिंदू मुस्लिम भी हो गया। भारत की सबसे बड़ी समस्या, भारत की सबसे बड़ी समस्या है ये। भारत बहुत समस्याओं से एक बार के लिए निपट भी सकता है, लेकिन इस समस्या से कभी नहीं निपट पाता, क्योंकि जब धर्म की बात आती है लोग सोचना ही बंद कर देते हैं और अंधे होकर, बहरे होकर धर्म के बारे में काम करने लग जाते हैं। धर्म के बारे में बिना सोचे बिना समझे काम करते हैं, जैसे समझते हैं कि उनके तलवार उठाने से धर्म बच जाएगा, उनके तलवार उठाने से धर्म बच जाएगा। और धर्म तलवार उठाने से नहीं बचता, धर्म बचता है किताब उठाने से। अब आप जितने भी महान पुरुषों को आप देखें, उन्होंने कभी भी धर्म को बढ़ाने के लिए तलवार नहीं उठाई है, उन्होंने हमेशा किताब उठाई है, उद्देश्य दिए हैं, तब जाके धर्म बना है। चाहे आप कृष्ण को ले, चाहे आप राम को ले,
किसी को भी ले, चाहे आप महावीर स्वामी को ले, चाहे आप गौतम बुद्ध को ले, किसी को भी ले आप, आचार्य शंकराचार्य को ले लें आप, जो सबसे तत्कालीन है, तुलसीदास को ले लें आप, सब ने किताब के माध्यम से ही धर्म को आगे बढ़ाया है, ना कि तलवार के माध्यम से। लेकिन हमारे देश की जनता इस बात को नहीं समझती। ये हमारे देश की जनता का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और इस दुर्भाग्य में हम डूबे पड़े हैं, हम डूबे पड़े हैं और हम नहीं समझ रहे इन सब चीजों को। आगे चलिए। और मैंने आपको बता ही दिया कि विपक्षी दल इस समय बहुत मजबूत हो गए थे और उनको तो मौका मिल गया था भाई, क्योंकि विपक्षी दलों के लिए स्वर्णिम मौका था कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का और अपने आप को राजनीति में स्थापित करने का। क्यों? क्योंकि जनता उबल रही थी, और अगर इस उबलते पानी में अगर विपक्षी दल अपना चावल नहीं पका पाते तो उनका होना और ना होना एक बराबर था। लेकिन विपक्षी दलों ने इस परिस्थिति को, इस स्थिति को बहुत अच्छे से समझा और उन्होंने अपने चावल पकाए, और इसी समय एक नारा निकलता है गैर कांग्रेसवाद का। इसी समय जैसे आज नारे निकल रहे गैर भाजपावाद का ना, वैसे ही 1967 में इस दौर में गैर कांग्रेसवाद का भी नारा निकलता है, और जनता भी भरी पड़ी थी। और भाई विपक्षी दलों को मौका चाहिए था जनता के सहयोग का, और फिर विपक्षी दलों ने जनता के इन मौकों को भुनने का प्रयास किया और वो सफल भी हुए। सुनिए क्या है गैर कांग्रेसवाद। यह सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती थी। विपक्षी दल जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उसके वोट बढ़ जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। इस बात को उन्होंने समझा कि हम सबके वोट बढ़ रहे हैं, हम सभी विपक्षी दलों के वोट बढ़ रहे हैं, इसी कारण से कांग्रेस सत्ता में बैठी हुई है। और अगर हम सब एकजुट हो जाए, जैसे आज इंडिया अलायंस बना हुआ है जिससे कि वो बीजेपी को हरा सके, क्योंकि जब ये अलग अलग है तो इनके वोट बढ़ जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर हम सब एकजुट हो जाएंगे तो हम भाजपा को हरा पाएंगे। तो उसी तरीके से 1967 में जो विपक्षी दल थे उन्होंने भी यही रणनीति अपनाई। कि अगर हमें कांग्रेस को हराना है तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। जिन राज्यों में जो पार्टियां मजबूत हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। और यही हुआ। जिन राज्यों में जो विपक्षी दल मजबूत थे उन सभी ने अपने आप को एक गठबंधन में एक साथ लाए और फिर चुनाव में उतरे, और फिर उसके सकारात्मक परिणाम भी निकले इन विपक्षी दलों के। जहां ये सत्ता से बाहर थे, ये पहली बार सत्ता में आ पाए अपने इन गठबंधनों के कारण। समझ में आई बात? आगे सुनना ध्यान से। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वे सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। आपसे पूछा जा सकता है, ये एक नंबर का प्रश्न बन सकता है कि गैर कांग्रेसवाद का नाम किस नेता ने दिया? तो आप बताएंगे डॉक्टर राम मनोहर
लोहिया भारत के सबसे बड़े समाजवादी नेताओं में से एक। इन्हीं के आदर्शों पर चलती है समाजवादी पार्टी, जिसके अध्यक्ष कौन है? अखिलेश यादव। समझ में आई बात? इन्हीं के आदर्शों पर चलती है। और समझ में आई बात? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। और उन्होंने ही सारी विपक्षी दलों को कन्विंस करने में और सारी विपक्षी दलों को एकजुट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उन्होंने। और उन्होंने ही, आप कह सकते हैं कि उन्होंने ही वो माहौल तैयार किया जिससे कि सारी विपक्षी दल एकजुट हुए और फिर वो कांग्रेस से लड़ सके। और उन्होंने ही ये नाम सुझाया गैर कांग्रेसवाद का। गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। ताकि गरीबों के हक में, राम मनोहर लोहिया जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक है और अगर जनता को अपना शासन स्थापित करना है तो सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा और इनसे लड़ना पड़ेगा, तभी सत्ता सही हाथों में जाएगी। और जब सत्ता सही हाथों में जाएगी तो लोकतंत्र स्थापित होगा। इसको करने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हम कांग्रेस को नहीं हरा सकते। समझ में आ गई? गैर कांग्रेसवाद क्या है? अगर प्रश्न आएगा तो बता दोगे कि नहीं बता पाओगे कि गैर कांग्रेसवाद क्या है? गैर कांग्रेसवाद है, क्या है गैर कांग्रेसवाद? गैर कांग्रेसवाद है कांग्रेसी पार्टियों से अलग जो पार्टियां हैं, विपक्षी दल, उनका एक साथ जुड़ना और कांग्रेस के समक्ष चुनाव लड़ना एकजुट होकर, इसी को गैर कांग्रेसवाद कहा गया है। समझ में आई बात? गैर कांग्रेस चुनाव का जनादेश, क्या परिणाम निकलता है इसके बाद ये भी तो जान ले कि इस गठबंधन के बाद चुनाव का क्या नतीजा होगा। सुनिएगा, व्यापक जन असंतोष और राजनीतिक दलों की ध्रुवीकरण के इसी माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। किस चुनाव के परिणामों को? 1967 के चुनाव को क्या कहा गया है? राजनीतिक भूकंप। क्यों? क्योंकि आप ये समझिए कि इस चुनाव में आज तक जो नहीं हुआ था वो हो गया। कांग्रेस बहुत सारे राज्यों में हार गई थी, बहुत सारे राज्यों में, और उसे पहली बार लोकसभा के चुनाव में बहुत कम सीटें मिली थी। बहुमत तो मिल गया था लेकिन बहुत ही कम। सुनिएगा, आपको पता चलेगा। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था लेकिन उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। अब से पहले कांग्रेस को कभी ना तो इतने कम वोट मिले थे और ना ही इतनी कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए। तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र से एस.के. पाटिल, पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष और बिहार के भी सहाय जैसे राजनीतिक दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी थी। अब आप देख लीजिए तो के कामराज कांग्रेस अध्यक्ष हार गए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष हार गए थे चुनाव, तो और सबकी तो बात ही छोड़ी। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज इस चुनाव में हार गए थे। इसीलिए इस चुनाव को क्या कहा गया है? इस चुनाव के परिणाम 1967 के चुनाव के परिणामों को क्या कहा गया है? राजनीतिक भूकंप कहा गया।
क्योंकि इस चुनाव ने बहुत सारी चीजों को बदल दिया, बहुत सारी चीजों को बता दिया कि अहंकार करना अच्छी बात नहीं है, अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। सत्ता हमारी है, हम जिसे चाहेंगे हम उसे देंगे। अगर आप हमारी इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करेंगे तो आपके हाथ में सत्ता नहीं रहेगी, आपके हाथ में सत्ता नहीं रहेगी, आपसे सत्ता को छीन लिया जाएगा। इसीलिए अगर सत्ता में रहना है तो हमारी आकांक्षाओं को पूरा करना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए, आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। और अगर आप अपने इस कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं करेंगे तो आपको सत्ता से बाहर करने में समय नहीं लगेगा। समझ में आई बात? आगे सुनिए, अगला पेज खोलते हैं। चलो, राजनीतिक बदलाव की यह नाटकीय स्थिति आपको राज्यों में और ज्यादा स्पष्ट नजर आएगी। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। सुन लो, कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी, वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे, ये राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में केरल में सरकार नहीं बना सकी। मद्रास प्रांत, अब इसे तमिलनाडु कहा जाता है, में एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुन्नेर कज़गम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही। द्रविड़ डीएमके इसे कहते हैं, ठीक है। डीएमके हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे और डीएमके ने उनके इस विरोध को नेतृत्व प्रदान किया था। चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। तो भारत में पहली गैर कांग्रेसी पार्टी डीएमके है जिसे मद्रास में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इससे पहले तक किसी भी गैर कांग्रेसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाई थी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाई थी। और इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। किनमें? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा और मद्रास, केरल, इन सब प्रांतों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, जिसमें से मद्रास प्रांत में डीएमके ने सरकार बनाई और वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। किस लिए उनकी सरकार बन पाई? क्योंकि वहां पर बच्चे हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। राजभाषा मतलब समझते हो? ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं हो सकती है, इस चीज का विरोध कर रहे थे। तो डीएमके ने उस विरोध का नेतृत्व किया था, नेतृत्व समर्थन नहीं, नेतृत्व किया था कि हाँ नहीं बननी चाहिए हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है तो, लेकिन उसके साथ इंग्लिश को भी अटैच किया गया। ठीक है, आगे सुनो। अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी। उस समय आमतौर पर कहा जाता है कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। लोग कांग्रेस को सत्तासीन देखने के अभ्यस्त थे और उनके लिए यह एक विचित्र अनुभव था। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया? जी नहीं, कोई मानने की जरूरत नहीं। अभी परिस्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी। जब जनता देखेगी कि ये सरकारें जिन वादों के साथ आई थी उन वादों को पूरा नहीं कर पा रही, तो फिर जनता को कांग्रेस की तरफ ही जाना पड़ता है, फिर जनता को कांग्रेस की तरफ जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी गठबंधन की सरकारें थी,
सिर्फ मद्रास को छोड़कर। मद्रास प्रांत में डीएमके की जो सरकार थी वो पूर्ण बहुमत थी, और जितने भी राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी वो सारी की सारी गठबंधन सरकारें थी। और कुछ समय बाद इन सरकारों में सत्ता का कलह होना स्टार्ट हो जाता है, आपस में ही ये लड़ने लगते हैं, और आपस में लड़ने के कारण जनता समझ जाती है कि अभी विपक्षी दलों को सत्ता में बिठाया नहीं जा सकता, ये अभी काबिल नहीं है उसके कि इनको सत्ता में बिठाया जाए, क्योंकि इनके अंदर अभी इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं है, ये अंदरूनी तौर पर अभी बहुत ही कमजोर है, और इनकी कमजोरी का फायदा कांग्रेस को होगा। इससे बढ़िया इनको ना बिठाया जाए, नहीं तो जो हमारा विकास हो रहा था वो विकास भी बंद हो जाए, क्योंकि ये आपस में लड़ते रहेंगे और ये काम कभी नहीं करेंगे। समझ में आई बात? अभी सुनो क्या है गठबंधन। गठबंधन तो जानते हो क्या होता है। 1967 के चुनाव से गठबंधन की परिघटना सामने आई। चूंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थी। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में दो समाजवादी पार्टियां एसएसपी और पीएसपी शामिल थी। इनके साथ इस सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थी। जनसंघ आज के समय में कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो ये चार पार्टियों ने मिलकर बिहार में शासन को संभाला था। इन चार पार्टियों ने मिलकर शासन को संभाला था। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। इसमें उस वक्त के दो परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। इसके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआईएम, एसएसपी रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल थे। पंजाब में देखिए इतने सारी पार्टियों ने मिलकर अपनी सरकार बनाई थी। दल बदल, अब ये क्या होता है? दल बदल क्या होता है ये भी जान लो कि दल बदल क्या होता है। 1967 के चुनाव की एक खास बात दल बदल भी है। इसने राज्यों में सरकारों के बनने बिगड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए, और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। मान लो मैं कांग्रेस के सिंबल पर लड़ा, और जीत गया। मान लो मैं जीत भी गया और जीतने के बाद मैं भाजपा में चला जाऊं तो इसे क्या कहा जाए? इसे कहा जाएगा दल बदल। इसे कहा जाएगा दल बदल। आज के टाइम में नहीं माना जाएगा, लेकिन पहले था, पहले ये संभव था। अब सरकार ने कानून बना दिया है, अगर एक विधायक या एक सांसद करता है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन अगर 100, 50, 60, 10, 20 करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। उनकी सदस्यता रद्द होना इतना आसान नहीं होता। एक करेगा तो उसको पनिशमेंट देना आसान है, लेकिन 10-20 करेंगे तो उनको पनिशमेंट देना आसान नहीं होता। समझ में आई बात? तो सुनो, ठीक है। 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की इस अदल बदल से आया राम गया राम का जुमला मशहूर हुआ। आया राम गया राम का जुमला इसी परिस्थिति पर लगाया गया। तो इसको समझ लेते हैं, ये आया राम गया राम वास्तविक रूप में किस नेता के लिए कहा गया है? ये जुमला किस नेता के लिए कहा गया? सुनना,
आया राम गया राम। विधायकों द्वारा तुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारत के राजनीतिक शब्दकोश में आया राम गया राम का जुमला दाखिल हुआ। इस जुमले की प्रसिद्धि के साथ एक खास घटना जुड़ी हुई है। वो घटना क्या? 1967 के चुनावों के बाद हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे एक कीर्तिमान ही स्थापित कर लिया। ये पूछा जा सकता है, आया राम गया राम जुमला किस विधायक के दल बदल के कारण राजनीतिक शब्दकोश में आया है? वो कौन है? गया लाल। क्या नाम है? गया लाल। ये कहां से थे? हरियाणा से थे। ठीक है। उन्होंने एक पखवाड़े के अंदर 3 दफा अपनी पार्टी बदली। पहले वे कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौटे और कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। कहा जाता है कि जब गया लाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की तो कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने उन्हें लेकर चंडीगढ़ में प्रेस के सामने घोषणा की, गया राम था अब आया राम है। गया लाल की इस हड़बड़ी को आया राम गया राम के जुमले में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया। उनकी इस हड़बड़ी को लेकर बहुत से चुटकुले और कार्टून बने। बाद के समय में दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। समझ में आ गई बात? तो आया राम गया राम जुमला किस घटना से संबंधित है? पूछा भी जा सकता है प्रश्न, एक प्रश्न के रूप में, 1 नंबर के प्रश्न के रूप में। आया राम गया राम जुमला किस घटना से संबंधित है? तो आप बताएंगे किससे? मतलब पार्टी। ये आप पार्टी बदल से संबंधित है। क्या है? पार्टी बदलने से संबंधित है। ठीक है, दल बदल से संबंधित है। इसे क्या कहेंगे? दल बदल से संबंधित है। कांग्रेस से फिर उसके हाँ, ठीक। ये बताने की जरूरत नहीं। ये जुमला किस लिए प्रचलित हुआ है? तो ये जुमला किस लिए प्रचलित हुआ है? दल बदल के लिए। दल बदल के लिए। और ये जुमला किस विधायक के ऊपर सटीक है? वो है गया लाल। ठीक। और ये कहां से है? हरियाणा से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।